हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक ही होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। और जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं वो तो डेफिनेटली अपने नीट एग्ज़ाम की ही तैयारी कर रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अब 2 या 3 महीने, क्योंकि 4 मई को नीट का एग्ज़ाम होगा, सो 2 या 3 महीने एग्ज़ाम के लिए रहे हैं। फरवरी के ये 20-22 दिन हैं, बाद में मार्च और अप्रैल का महीना है, ठीक है। तो 2-2.5 महीने हमारे पास हैं, 3 महीने हमारे पास हैं अप्रॉक्सीमेटली। इन 3 महीने में हमारा प्लान क्या होना चाहिए तैयारी का, आज थोड़ा सा इसी विषय पे चर्चा करते हैं, ठीक है जी। देखिए, सबसे पहले हम सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करेंगे। सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करने का मतलब ऑलमोस्ट सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्लासेस तो ख़त्म हो ही गए होंगे, सिलेबस ख़त्म हो चुका होगा। सिलेबस ख़त्म हो गया मीन्स जो क्लासरूम में बच्चे का टाइम खर्च होता था वो टाइम अब खाली है। इसका मतलब बच्चे के लिए सेल्फ स्टडी के आवर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, राइट। सेल्फ स्टडी आवर्स क्या हो जाएंगे जी, इंक्रीज़ हो जाएंगे। सवाल ये है कि सर कितने सेल्फ स्टडी के आवर्स, कितना ड्यूरेशन हमको सेल्फ स्टडी में देना है, ये डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी पे। तो मैं तो बोलता हूँ मेरे हिसाब से अगर एक बच्चा हर दिन 12 से 14 घंटे की सेल्फ स्टडी करे तो बहुत ही मोर देन एनफ है, ये ज़्यादा है। ये इससे ज़्यादा नहीं भी करेगा चलेगा। हाँ, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो और ज़्यादा पढ़ाई करना चाहता है, जो पढ़ाई से ज़्यादा बोर होता नहीं है, जिसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है, तो वेल एंड गुड। बट मिनिमम 12 से 14 घंटे की सेल्फ स्टडी इस वक्त आपको करनी ही चाहिए अगर आपको वाकई में सेलेक्ट होना है, ठीक है। मैं 12 से 14 घंटे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स ने, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सिलेबस क्लासेस का ख़त्म कर लिया है, राइट। अब दूसरी बात, हम इस सेल्फ स्टडी के ड्यूरेशन को वाइजली डिवाइड करेंगे, ठीक है। वी हैव टू डिवाइड द ड्यूरेशन ऑफ दिस सेल्फ स्टडी वाइजली। कितने आवर्स की सेल्फ स्टडी मैंने कहा, 12 से 14 घंटे की। वाइजली डिवाइड करने का मतलब क्या है, देखिए, जो हमारे वीक सब्जेक्ट्स हैं या वीक टॉपिक्स हैं या वीक चैप्टर्स हैं, इन सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स या चैप्टर्स को हमको ज़्यादा टाइम देना है, मोर टाइम, राइट। बचे वो चैप्टर्स, वो टॉपिक्स या वो सब्जेक्ट जो हमारा अच्छा है, जो हमारा कंसेप्चुअली क्लियर हो चुका है, जिसके मॉक टेस्ट में हमको अच्छे नंबर आते हैं, जिसमें हमको कॉन्फिडेंस है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उन टॉपिक्स, उन सब्जेक्ट्स या उन चैप्टर्स को इग्नोर करो, लेकिन कंपैरेटिवली उनको इन चैप्टर से, इन सब्जेक्ट से, इन टॉपिक से कम टाइम देना है। बिकॉज हम लोग इसमें वीक हैं, तो जो चीज़ वीक है हमारी, वीक पॉइंट, हमारा वीक पॉइंट को हम स्ट्रांग करने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ जो हमारा स्ट्रांग पॉइंट है, जो हमारे स्ट्रांग चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको हम साथ लेके चलेंगे, राइट। देन स्टडी हम करेंगे कैसे, व्हाट डू वी मीन बाय स्टडी इन दीज लास्ट 3 मंथ्स। देखिए, पूरे साल, या ड्रॉपर्स की बात करें तो पूरा साल, जो 11th-12th वालों की बात करें, 12th वालों की बात, तो उन्होंने 2 साल अच्छे से क्लास में कॉन्सेप्ट सीखा है। ड्रॉपर्स ने भी अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखा है, मोटा मोटी सब पढ़ाई हो चुकी है, अब और ज़्यादा कंसेप्चुअल तैयारी करने की ज़रूरत है नहीं। तो इस 2 या 3 महीने में हम पढ़ाई कैसे करेंगे, पहली बात हम करेंगे रिवीजन। मतलब किस चीज़ का रिवीजन करेंगे, डेफिनेटली हमने जो क्लासरूम में नोट्स बनाए हैं, क्लास नोट्स को हमको रिवाइज करना ही करना है। एंड साथ ही साथ हमको बायोलॉजी और केमिस्ट्री, खास तौर पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनके लिए एनसीईआरटी को फॉलो ही करना पड़ेगा, राइट। सवाल ये है कि क्या सर बायो हम सारा का सारा एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, यार ये देखिए, ये डिपेंड करता है। बायोलॉजी में ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आप एनसीईआरटी से ब्लाइंडली पढ़ेंगे तो बेटर होगा, लाइक एनिमल किंगडम है, प्लांट मॉर्फोलॉजी है, प्लांट किंगडम है, राइट। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें आपके सवाल क्वेश्चन पेपर में आएंगे एज इट इज़ एग्जाम्पल से, जो एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी पे लगी है। लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे भी हैं जो कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं,
इन कंसेप्चुअल चैप्टर्स को आपने अपने क्लासरूम नोट्स से प्लस एनसीईआरटी से दोनों से पढ़ना है। ये सीखने वाले चैप्टर्स हैं, राइट। तो ये तो हो गया रिवीजन। रिवीजन के बाद हम बात करेंगे टेस्ट्स की। रिवीजन के बाद हम बात करेंगे टेस्ट्स की। यही रिवीजन हमको फॉलो करना है, यही रूटीन हमको फॉलो करनी है। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी चैप्टर क्लासरूम नोट्स रिवाइज करिए, एनसीईआरटी बुक रिवाइज करिए। हाँ, एक और चीज़ मैं भूल ही रहा था, हमको एक और चीज़ करनी है भाई। क्या करना है? हमको इन चैप्टर्स, इन टॉपिक्स के एमसीक्यूज़ करने हैं रेगुलरली एंड पीवाईक्यूज़ करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। यही रूटीन फॉलो करना है, इसी रूटीन को फॉलो करते रहिए ये 3 मंथ्स, 2-3 मंथ्स। हाँ, अगर कोई बोलेगा कि सर मैंने तो अभी स्टार्ट ही नहीं की पढ़ाई, मुझे अभी कंसेप्ट सीखना है, तब तो भाई साहब ये स्ट्रैटेजी उनके लिए अप्लाई नहीं होगी। फिर बात करेंगे टेस्ट की। टेस्ट 2 टाइप के होते हैं, एक तो मॉक टेस्ट्स और एक फुल सिलेबस टेस्ट। कितने मॉक टेस्ट हम देंगे, कितने फुल सिलेबस टेस्ट देंगे? देखिए, मॉक टेस्ट माने पार्ट टेस्ट। पार्ट टेस्ट कितने होने चाहिए? मैं तो बोलता हूं अगर 10, 12, 13, 14, 10 से 15 पार्ट टेस्ट हैं तो बेटर है। जैसे कि राइज में हमने अभी तक 7, 8, 9 पार्ट टेस्ट किए हुए हैं और 4 पार्ट टेस्ट होने वाले हैं। 4 पार्ट टेस्ट, तो टोटल हमारे 13 पार्ट टेस्ट हो जाएंगे। बात आती है फुल सिलेबस टेस्ट की। फुल सिलेबस टेस्ट मिनिमम आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं, 20 टेस्ट्स। बट ये 20 टेस्ट आप अटेम्प्ट तभी करेंगे जब आप पार्ट टेस्ट कंप्लीट करेंगे, राइट। तो राइज में हमने 20 फुल सिलेबस टेस्ट की एक सीरीज़ रखी है एंड पार्ट टेस्ट अभी तक हम 9 कंडक्ट करा चुके हैं और 4 बाकी हैं, माने टोटल 13 पार्ट टेस्ट। ये पार्ट टेस्ट जो है, इन पार्ट टेस्ट, इन फुल टेस्ट से आपको पता लग जाएगा कि हमारी वीकनेस कहाँ है। कैसे पता लग जाएगा? डेफिनेटली आपने पेपर एनालिसिस करना है। पेपर एनालिसिस इज़ मस्ट। अगर आपने अपने पार्ट टेस्ट का पेपर एनालाइज नहीं किया, अगर आपने अपने फुल टेस्ट का पेपर एनालाइज नहीं किया, तो इस तैयारी का कोई मतलब नहीं है। एनालिसिस कैसे करेंगे हम? हमारे जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं, जो हमने क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में, पार्ट टेस्ट में या फुल टेस्ट में गलत किए हैं, उनको हम देखेंगे। प्लस जो क्वेश्चंस हमने तुक्के से ठीक किए हैं, तुक्का मार के ठीक किए हैं, तुक्के से ये क्वेश्चंस ठीक भी हो गए हैं, और जो क्वेश्चंस हमने एलिमिनेशन मेथड से किए हैं, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। हमको तो आइडिया होगा ही एलिमिनेशन मेथड से हमने कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है और ठीक भी हो गया, तुक्के से कौन सा क्वेश्चन ठीक किया है हमने, और जो क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हुए हैं, इन क्वेश्चंस को हम हर पेपर में पॉइंट आउट करेंगे। मान लीजिए ये हर पेपर में लगभग 10-12 क्वेश्चंस हों, हम इन 10-12 क्वेश्चंस के पीछे का कॉन्सेप्ट प्लस इनके पीछे की थियोरी को अगेन पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगेन पढ़ेंगे, थियोरी अगेन पढ़ेंगे। इससे हमको पता चल जाएगा कि हमने इन क्वेश्चंस को अगर गलत किया है तो कहाँ पर गलत किया है, हमने आखिर तुक्का क्यों मारा, शायद हमको पता ही नहीं था, या अगर तुक्का हमने मारा तो थोड़ा बहुत इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन थी। तो ये चीज़ हमको करनी है। हाँ, ये चीज़ आप तभी कर पाएंगे जब आप पहले इन टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है और पेपर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। पेपर एनालिसिस के बाद ही आपको अपनी वीकनेसेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का पता चलेगा। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द पॉइंट टू बी नोटेड इज़, आप जो ये अपना सेल्फ स्टडी आवर्स का डिवीजन कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे दूं और किस टॉपिक को कितना टाइम दे दूं, ये आप अपने इस पेपर एनालिसिस के बाद ही करेंगे, जब आपको पता चलेगा मेरा वीकनेस कहाँ पर है। इसी हिसाब से आप ये वाली स्ट्रैटेजी बनाएंगे, राइट। सो टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड पेपर एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट, राइट। लास्टली एक और इम्पॉर्टेंट बात हम बोलना चाहेंगे। क्या बात जी? बायोलॉजी में जितने भी टेबल्स हैं, डायग्राम्स हैं, बायोलॉजी में हर चैप्टर के लास्ट में समरी है, टेबल्स, डायग्राम्स, समरी,
और जितना भी डेटा है इसको इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आप देखें तो नीट 2024 में तकरीबन 70% क्वेश्चंस इन्हीं 3 चीज, हाँ और एक चीज एग्जाम्पल्स, लगभग 70 से 75% क्वेश्चंस इन्हीं 4 चीज़ों से बायो में आए थे। सो डोंट इग्नोर दिस। टेबल्स को पढ़िए, टेबल्स के अंदर जो डेटा दिया है उसको, डायग्राम्स को अच्छे से देख लीजिए और एग्जाम्पल्स को, राइट। एग्जाम्पल तो सारे बायो से ही आने, एनसीईआरटी बुक से ही आने वाले हैं। बाकी इस स्ट्रैटेजी को, इस प्लान को फॉलो करते रहिए। कब तक फॉलो करते रहेंगे? मैं तो बोल रहा हूँ लगभग 30 अप्रैल तक इसको फॉलो कीजिए। उसके बाद 4 मई को आपका नीट एग्ज़ाम होगा ही होगा। हाँ, 12th बोर्ड एग्ज़ाम वालों को मैं एक बात और बोलूँगा कि आपका जो टाइम है सेल्फ स्टडी का, आपको अपना टाइम बैलेंस करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी बैलेंस करनी पड़ेगी बिटवीन बोर्ड्स एंड नीट एग्ज़ाम। कैसे बैलेंस करना है इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो वो अगली बार आपको बताएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।